Hello everyone, welcome to the Vedant Education. Today we are having chemistry class and the coordination compounds उपसह संयोजक यौगिक हिंदी मीडियम की ये क्लास है और उपसह संयोजक यौगिक हम ये चैप्टर नया ले रहे हैं। ये चैप्टर है 9th चैप्टर है, इसका लेक्चर नंबर 1 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर अपन उपसह संयोजक यौगिकों की बात करते हैं तो बहुत सारी जगह पर उपसह संयोजक यौगिक काम में आते हैं। ठीक है, जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, आप लोग क्लोरोफिल जानते हैं। क्लोरोफिल क्या होता है? एक वर्णक होता है। वर्णक है जो पेड़ों के अंदर पाया जाता है, पत्तों में हरे रंग का करता है। जैसे आप बात कर सकते हैं हीमोग्लोबिन की बात कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन हुआ। और अगर हीमोग्लोबिन में आप देखोगे तो वो जो आयरन होता है, ठीक है, आयरन का कंपाउंड होता है हीमोग्लोबिन में, जिसकी वजह से उसका रंग लाल होता है। क्लोरोफिल जो है उसका जो वर्णक है जिसकी वजह से वो हरा है, वो किसका होता है? जैसे आप इसके अंदर देखोगे तो कोबाल्ट, एक सेकेंड, जैसे विटामिन B12 को आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है? कोबाल्ट होता है, और इसमें कौन होता है? मैग्नीशियम होता है। ठीक है, तो ये कुछ एक एग्जाम्पल है जनरल, जिनको अगर अपन देखते हैं तो हमें मालूम चलता है कि ये जो उपसह संयोजक यौगिक है वो डेली लाइफ में काम में आता है। और बेसिकली जहाँ पे वर्णक का काम हो, रंग का काम होता है, वहाँ पे ये चीज़ आती है। जैसे इसमें भी ये रंग का ही एक कारक है। क्लोरोफिल जो होता है रंग का कारक होता है, वो मैग्नीशियम का उपसह संयोजक यौगिक है, जिसकी वजह से क्लोरोफिल का हरा रंग हमें दिखता है। जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी होती है, जो ब्लड का लाल रंग हमें दिखता है, वो इस आयरन के जो हमारे पास उपसंयोजक यौगिक है उसकी वजह से वो लाल रंग दिखता है। विटामिन B12 जिसको हम साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्मिन। इसकी जो रंग और इसकी जो कार्यविधि होती है वो कोबाल्ट के द्वारा जो बना हुआ उपसह संयोजक यौगिक है उससे होती है। अब इन चीज़ों से देखो हमें एक चीज़ समझ में आ रही है, इसको अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो ये जो दोनों एग्जाम्पल हैं वो किसके हैं? संक्रमण धातुओं के। आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा संक्रमण धातु कौन से ब्लॉक में होती है? डी ब्लॉक की धातुएं जो होती हैं वो सारी क्या है? संक्रमण धातुएं हैं। तो हमें ये देखने से समझ में आ रहा है कि उपसह संयोजक यौगिक जो है वो मेनली किससे बनता है? संक्रमण धातुओं से बनता है। ठीक है, जो डी ब्लॉक की धातुएं हैं उनसे ही क्या बनते हैं? उपसह संयोजक यौगिक बनते हैं। कारण की अपन बाद में बात करेंगे कि क्यों इससे ऐसा होता है। अच्छा, थोड़ा बहुत अगर आइडिया अपन देखें तो इनमें क्या होता है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है, किनकी? ये जो संक्रमण धातु हैं इनकी ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो परिवर्तनशील होती है। ये इसमें एक सबसे बड़ा कारण है, परिवर्तनशील है। और दूसरा कारण क्या है? इन पे अंतराकाशी स्थान होते हैं। आपने 11th में पढ़ा होगा, ये दो प्रॉपर्टी होती हैं। आगे 12th में एक बार फिर से ये आएगा तब पढ़ेंगे। इनमें अंतराकाशी स्थान होते हैं। अंतराकाशी स्थान का मतलब है इनकी सतह पे छोटे छोटे खाली स्थान होते हैं। ये दो चीज़ है, एक तो इनकी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था और एक इनमें अंतराकाशी स्थान का होना। इन दो कारण से ये जो संक्रमण धातुएं हैं ये मेनली क्या बनाती हैं? उपसह संयोजक यौगिक बनते हैं इन्हीं की वजह से। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन के तौर पे आपका एल्यूमिनियम फैमिली जो होती है ना, वो भी हो सकता है। आलू, बैंगन, ये वाला जो आपके पास सीरीज होती है, एल्यूमिनियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, ये जो आपके होते हैं, ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं ना, जिसको आप बोल सकते हैं 13वां वर्ग 13 जो है ना, इसके तत्व भी क्या होते हैं? थोड़े बहुत संक्रमण धातुओं जैसे गुण दिखाते हैं, तो इनसे भी उपसह संयोजक यौगिक बन सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत एक आइडिया है। फिर इसके बाद में अपन आगे इसमें बात करेंगे कि भैया ये होते क्या है। ठीक है, अपन इसमें आगे बढ़ते हैं और लवण की बात करते हैं थोड़ा सा। लवण, और इसी से क्या होगा, हमें इसकी डेफिनेशन समझ में आएगी। ठीक है, देखो लवण जो है, सॉल्ट, वो 3 टाइप से अपन इनको देख सकते हैं। ठीक है, 3 टाइप से अगर आप देखते हैं तो पहला जो होता है वो सामान्य लवण। मैं एग्जांपल इसमें देता हूं NaCl। ठीक है, NaCl मैंने इसमें सामान्य लवण लिया है। और ये सामान्य लवण जो है इसकी आप बात करोगे तो इसकी क्या खास बात है कि अगर इसका आप आयनन चेक करेंगे, सामान्य लवण NaCl का आयनन चेक करेंगे तो इसमें आप देख पाएंगे कि ये Na+ और Cl- के अंदर टूट जाएगा। ठीक है, तो इसका आयनन अपन चेक करते हैं कि ये क्या हो रहा है? Na+ और Cl- के अंदर टूट रहा है। ठीक है, अच्छा दूसरा अपन लवण देखते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं? दिक् लवण बोलते हैं।
ठीक है, इसको दिक लवण कहते हैं। इसके अंदर क्या खासियत है और क्या एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं? देखो एक फिटकरी होती है, आप लोग जानते हैं फिटकरी, जिसको अपन पोटास एलम बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है हमारे पास फिटकरी, ठीक है, इसको पोटास एलम कहते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है पोटेशियम सल्फेट डॉट एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 24H2O। ये फॉर्मूला है हमारे पास फिटकरी का, जिसको हम पोटास एलम बोलते हैं। ये जो हमारे पास पोटास एलम है, ये फॉर्मूले को इंडिकेट करता है। पोटास मतलब पोटेशियम का इसमें सल्फेट होता है, और एलम मतलब एल्यूमिनियम का भी इसमें सल्फेट होता है। ये हमारे पास फिटकरी का फॉर्मूला है। और मैं फिटकरी जो हमारे पास लवण है, ये एक लवण है, और फिटकरी जो लवण है इसको मैं दिक लवण में काउंट कर रहा हूँ। तो अपन पहले इसमें आयोनाइजेशन देखते हैं, इसका आयनन चेक करते हैं कि इसके आयनन के बाद क्या चीज़ अपने को मिल रही है, फिर अपन इनमें डिफरेंस देखेंगे। और सिंपल, और ये जो डबल सॉल्ट है, दिक लवण को डबल सॉल्ट कहते हैं, डबल सॉल्ट। ये इंग्लिश के टर्म्स बहुत ज़रूरी हैं, आगे जाकर के यही काम में आएंगे। सिंपल सॉल्ट, ठीक है। तो देखो अब इसका आप अगर आयनन चेक करें तो इसके आयनन में आप देखेंगे कि अगर इनको तोड़ेंगे तो यहाँ से तो क्या आ जाएगा, K+ आएगा एक तो, ठीक है। और यहाँ से ये क्या है, SO4 2- है, SO4 2- है, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, एल्यूमिनियम आएगा, और एल्यूमिनियम में क्या होता है, 3+ होता है ना। एल्यूमिनियम का जो चार्ज होता है वो 3+ होता है। फिर वो SO4 आ गया जो मैं यहाँ लिख चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे SO4 तो एक तो यहाँ पे है और 3 यहाँ पे, 4 SO4 होने चाहिए। हम यहाँ पे आयनों की संख्या पे नहीं जा रहे हैं। आप देखेंगे कि पोटेशियम भी 2 है, तो यहाँ तो एक ही पोटेशियम का आयन लिखा है। तो हम संख्या पे नहीं जा रहे हैं, आयनों के प्रकार पे जा रहे हैं कि कौन कौन से आयन इससे मिल सकते हैं। वाटर यहाँ पे आयोनाइज नहीं होगा, वाटर का, जल का आयनन नहीं होगा, इसको छोड़ दीजिए। तो इनमें दोनों के अंदर हमें ये 3 प्रकार के आयन मिल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस देखिए कि यहाँ पे आप देखेंगे तो केवल जो कैटायन है हमारा, धनायन जो है वो एक ही प्रकार का है, केवल सोडियम का, इसके अलावा कोई नहीं है। और ऋणायन जो है वो भी केवल एक ही प्रकार का, इसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो धनायन है वो 2 अलग अलग प्रकार के हैं, एक पोटेशियम का भी है, एक एल्यूमिनियम का भी है, और एक क्या है, ऋणायन है। तो इनमें ये डिफरेंस है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ आयन, अब आयन में कोई भी हो सकता है, चाहे वो हम धनायन की बात करें चाहे ऋणायन की बात करें। यहाँ आयन एक से अधिक प्रकार के होते हैं, अधिक प्रकार के नहीं होते, दोनों ही देखो कैटायन और एनायन दोनों ही क्या, एक एक टाइप के हैं। यहां क्या होगा, यहां आयन एक से अधिक प्रकार के होते हैं। अब ये चीज हमें यहाँ समझ में आ रही है कि कौन है, यहाँ पे एनायन तो एक ही प्रकार का है लेकिन कैटायन 2 प्रकार के हैं। तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा आयन एक से ज्यादा प्रकार का है, चाहे तो कैटायन हो चाहे तो एनायन हो, दोनों को ही अपने को चेक करना है कि वो एक से ज्यादा प्रकार के होने चाहिए, तो वो दिक लवण होगा। ये तो हो गया इनका डिफरेंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप इस पे गौर करें कि भाई अगर मैं इस NaCl के अंदर मैं सोडियम का टेस्ट करना चाहूँ, हर एक आयन का टेस्ट होता है अगर हम उसकी उपस्थिति देखना चाहें, ठीक है। इसको टेस्ट को बोलते हैं गुणात्मक अध्ययन, ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। और आपके प्रैक्टिकल्स के अंदर भी ये चीज़ आने वाली है। प्रैक्टिकल जब आप पढ़ेंगे तो ये जो गुणात्मक अध्ययन है, जिसको हम बोलेंगे आयन परीक्षण बोलेंगे, प्रैक्टिकल्स के अंदर 12th में ये होता है। तो वहाँ पे भी आपको आएगा कि पर्टिकुलर लवण दे देंगे और उसमें पूछेंगे कि इसमें धनायन कौन है और ऋणायन कौन है, उसका परीक्षण करके बताइए। तो जैसे मान लीजिए हमने सोडियम आयन का यहाँ परीक्षण किया, तो परीक्षण क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा कि भैया सोडियम आयन प्रेजेंट है, ठीक है। फिर हम करेंगे क्लोराइड का टेस्ट, वो भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्योंकि जब भी लवण लेते हैं और उसका आयनन करते हैं, आयनन कैसे होता है, उसका जलीय विलयन बना लो। लवण का जब भी जलीय विलयन बनाते हैं तो उसका आयनन हो जाता है, मतलब वो अपने आयनों में टूट जाता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं AQ, ठीक है। AQ का मतलब क्या हो गया, एक्वस, जलीय विलयन बन गया। तो ये दोनों आयन अभी एक्वस में है,
ठीक है। और जब भी कोई लवण आयनन कर जाता है, उसका आयनन हो जाता है, तो उसके आयन क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं आपस में, ये दोनों आयन आपस में फ्री हो गए। और अगर हम इसका टेस्ट करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा और ये करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। अगर ये फ्री नहीं होते तो अपना टेस्ट नहीं देते। तो मात्रात्मक गुणात्मक अध्ययन करते हैं, देखो दो तरीके के होते हैं, एक होता है मात्रात्मक, एक होता है गुणात्मक। मात्रात्मक का मतलब होता है कितनी मात्रा है, ठीक है। गुणात्मक चेक किया, उसका मतलब कौन से प्रकार का आयन है, सोडियम है, गुणात्मक में पता लग गया। अब मात्रात्मक करेंगे तो वो सोडियम है वो कितना है, 1 मोल है, 2 मोल है, उसको बोलते हैं मात्रात्मक। तो गुणात्मक अध्ययन जब भी करेंगे तो ये अपने आयनों का परीक्षण देते हैं, ठीक है। यह अपने आयनों का परीक्षण देते हैं। यहाँ पे ये जो आयन है दोनों अपना टेस्ट देंगे, अपनी उपस्थिति दर्शाएंगे अगर अपन इनका टेस्ट करते हैं तो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी तो फिर आयन फ्री बैठे हैं, तो ये तीनों आयन क्या करेंगे, ये भी अपना टेस्ट देंगे। यहाँ आयन परीक्षण देते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई, क्योंकि आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि अगर अपन कोई लवण की बात करते हैं और वो ठोस अवस्था में है तो उसमें आयन कभी भी मुक्त नहीं होते, उसके जलीय विलयन में ही आयन मुक्त होंगे। या फिर आप उसका क्या कर सकते हैं, गलित अवस्था ले सकते हैं, NaCl को पिघला लो तो भी उसके आयन मुक्त मिलेंगे, या फिर उसका जलीय विलयन ले लो तो भी आयन मुक्त मिलेंगे। ठोस अवस्था में लवण के कभी भी आयन मुक्त नहीं होते हैं। इसका मतलब अगर आप ठोस नमक के अंदर आयनों का परीक्षण करेंगे तो वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमने ये देखा कि भाई सामान्य लवण है उसके अंदर केवल एक एक प्रकार का ही कैटायन और एनायन आएगा और वो दोनों अपना परीक्षण देंगे। और दिक् लवण में क्या होता है, परीक्षण तो यहाँ पे भी देंगे, तो ये तो समानता हो गई। सामान्य और दिक् लवण में क्या हो गई है, समानता क्या है कि भैया यहाँ पे दोनों में ही क्या है, आयन अपना अपना परीक्षण देते हैं क्योंकि वो मुक्त अवस्था में रहते हैं। और डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आयन जो है सामान्य में एक ही प्रकार के होंगे और दिक् लवण में आयन के होंगे एक से ज्यादा प्रकार के होंगे, चाहे तो वो कैटायन है चाहे तो वो एनायन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं दिक् लवण के हमारे पास में। एक है हमारे पास मोहर लवण है, ध्यान से इसको लिखना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ऑर्गेनिक की रिएक्शंस में भी आने वाला है और आपके प्रैक्टिकल्स के अंदर टाइट्रेशन जो होंगी उनमें भी बहुत काम में आने वाला है। इसको बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट, ये इसका केमिकल नेम है, ये साइंटिस्ट नेम है इसका, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं FAS। F फॉर फेरस, A फॉर अमोनियम, S फॉर सल्फेट, FAS इसको बोलते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला देखिए, इसका फॉर्मूला होता है FeSO4 डॉट अमोनियम SO4 डॉट 6H2O, ठीक है। अब जरा इसके अंदर भी आप देख लीजिए कि आयन कौन कौन से होने वाले हैं। देखो यहाँ पे Fe जो है, FeSO4 में से Fe का कितना चार्ज आएगा बताओ, कोई बता सकता है? Fe का चार्ज आएगा 2+, ठीक है ना, क्योंकि देखो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, SO4 के साथ। SO4 2- होता है, दैट मीन्स Fe के ऊपर कितना आएगा 2+, और इस SO4 पे कितना आ जाएगा, SO4 2- आ गया, राइट। इसके बाद में अमोनियम पे हमेशा +1 होता है, NH4 +1 होता है, याद नहीं रहता है तो हम समझ सकते हैं। SO4 पे 2- होता है, एक SO4 है और 2 NH4 है, इसका मतलब इसके 2- को इन दोनों ने बैलेंस किया हुआ है तो एक पे 1+ आ जाएगा, तो हमारे पास अमोनियम है, NH4+ है। संख्या में नहीं लिख रहा हूँ, बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूँ, केवल हम आयन देख रहे हैं कि कौन कौन से टाइप के आयन आ सकते हैं। तो SO4 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, H2O का आयन नहीं होगा। तो इसके अंदर भी क्या है, देखो ये जो कैटायन है वो 2 प्रकार के आ रहे हैं, इसके कैटायन और एनायन भी क्या है, मुक्त अवस्था में है, ये भी अपना परीक्षण देंगे। तो ये जो डेफिनेशंस हैं सिंपल और कॉम्प्लेक्स, इसके डबल सॉल्ट की दिक् लवण की ये डेफिनेशन हो गई, ये 2 एग्जाम्पल इसके हो गए। एक और इसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है दिक् लवण के अंदर जो आप लिख सकते हैं, उसमें कार्नेलाइट, ठीक है, कार्नेलाइट, ये होता है KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, ठीक है। अब इसमें भी आप क्या करेंगे, यहाँ से तो K+ आ जाएगा, अब आप आराम से लिख सकते हैं Cl-
और Mg2+। ये 3 टाइप के इसमें आयन आएंगे। देखो कैटायन वो ही एक से ज़्यादा टाइप के हैं, तो ये भी क्या है, दिक् लवण है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास सामान्य लवण और दिक् लवण, इनके डेफिनेशंस और एग्जांपल्स, कैसे हम इसको समझ सकते हैं वो चीज़ है। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन चलें नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट, अब चैप्टर के ऊपर चलते हैं। चैप्टर में जो हमारे पास लवण है उसकी अपन बात करते हैं, और वो है हमारे पास में उपसहसंयोजक यौगिक। तो उसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उस पर बात करते हैं। उपसहसंयोजक यौगिक, और या फिर आप इसको बोल सकते हैं लवण का नाम लेते, क्योंकि अपन पहले उसको लवण के रूप में देख रहे हैं। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स, या फिर इसको आप बोल सकते हैं संकुल लवण। मैं इंग्लिश टर्म्स लिख रहा हूं क्योंकि बार बार फिर बाद में इंग्लिश टर्म ही यूज करूंगा मैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं संकुल लवण, कॉम्प्लेक्स सोल्ट। उपसहसंयोजक यौगिकों को संकुल यौगिक भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, इनको संकुल यौगिक कहते हैं, संकुल यौगिक। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, सॉल्ट यहां पे आपने ले लिया, कंपाउंड लिख लीजिए, एक ही बात है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो संकुल लवण की अपन बात करते हैं। इसमें पहले सबसे पहले मैं एग्जांपल लूं, K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, दिस इज फेरोसाइनाइड। अब इसका आयनन देखिए और यहां पे समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे फिर अब यही चलने वाला है इस चैप्टर में। ये तो केवल एक कंपैरिजन के लिए हमने देखा था कि 3 टाइप के लवण हम ले सकते हैं। ये लवण पे अपने को इस चैप्टर में फोकस करना है, संकुल लवण पे, सभी एग्जांपल्स ये होंगे। इसका आयनन आप करते हैं तो हमें यहाँ पे पोटेशियम नजर आ रहा है, और पोटेशियम क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, इसमें मैं संख्या भी लिखूंगा ताकि बैलेंस होगा तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पोटेशियम कितने हैं, 4, तो मैंने यहाँ लगा दिया 4। अब जरा इसमें ये देखिए कि भाई पोटेशियम क्या है, हमारे पास कैटायन है, इसका मतलब ये किसी ना किसी एनायन को बैलेंस कर रहा होगा। कैटायन एनायन को बैलेंस करता है, और कोई भी यौगिक, ये यौगिक है, लवण है, इस पे अगर कोई आवेश नहीं है, इसका मतलब इसमें जितने कैटायन है उतने एनायन है। आवेश बराबर हो गया ना, प्लस और माइनस बराबर होगा, जब भी तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर प्लस ज्यादा होंगे तो यहाँ पे जितना ज्यादा प्लस है वो यहाँ आ जाएगा, अगर माइनस ज्यादा है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। लेकिन यहाँ कोई चार्ज नहीं, इसका मतलब इसमें जितने धनायन है उतने ही ऋणायन भी है, उतना ही आवेश है। पॉजिटिव आवेश हमें दिख गया कि 1 पोटेशियम पे 1 प्लस, तो 4 है, तो कितना हो गया, 4K प्लस हो गया। दैट मीन्स इसमें कितना पॉजिटिव है, 4। ठीक है, इसका मतलब अब इस 4 को बैलेंस करने के लिए आप इसमें से साइनाइड निकालते हैं, तो साइनाइड पे 1 पे क्या होता है, CN माइनस होता है, 1 होता है, 6 है तो 6 माइनस हो गया। इसका मतलब क्या, Fe पे 2 होना चाहिए। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि भैया ये जो सॉल्ट है, ये जो यौगिक है, वो बिल्कुल अलग है। जैसे इनको हम तोड़ रहे थे वैसे इसको नहीं तोड़ते हैं। इसके अंदर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, इस पे गौर करना है, ये जो बड़ा कोष्टक जो है इस पे गौर करना है, और इसको कभी भी नहीं तोड़ना है, ये हमेशा साथ चलता है। यही इसकी खास बात है, तो हमने इसको पूरे को यहाँ पे उतार लिया। अब देखो इसके रेस्पेक्ट में ये आ गया, अगर ये कैटायन है तो इसके पूरे पे क्या आ जाएगा, एनायन। ये 4 प्लस है तो इस पे क्या आ जाएगा, 4 माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इस संकुल यौगिक का आयनन ऐसा हुआ है। अब आप बोलेंगे कि इसके अंदर एक तो हमारे पास पोटेशियम आ गया, इसका टेस्ट आना चाहिए। अगर अपन गुणात्मक परीक्षण करते हैं तो इसका भी टेस्ट आना चाहिए। एक आयरन हो गया Fe2+3+, इसका भी टेस्ट आना चाहिए। एक CN माइनस हो गया, इसका भी टेस्ट आना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या है, यहां आयन संकुल अवस्था में है, जो ठोस तथा विलयन दोनों अवस्था में स्थायी है, अपना परीक्षण नहीं देता। ये इस पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे देखो, लेकिन हो ये सकता है कि भाई यहाँ पे तो ये जो एनायन है, ये जो हमारे पास में ऋणात्मक आयन जो है, ये क्या है, संकुल है, लेकिन धनायन या सामान्य है। ध्यान देना बच्चों, ये जो है हमारे पास सामान्य धनायन है, सामान्य धनायन, लेकिन ये जो ऋणायन है ये संकुल है।
तो यहाँ पे परीक्षण किसका आएगा, इस धनायन का परीक्षण तो आएगा, क्योंकि ये क्या है, सामान्य है, फ्री बैठा है। देखिए हमें नजर आ रहा है अलग से टूट के आ गया है। लेकिन एनायन जो है, ऋणायन जो है, ये संकुल है, ये नहीं टूट रहा है, इसमें जो भी बैठे उनका कोई परीक्षण हमें देखने को नहीं मिलेगा। Fe का भी नहीं आएगा, साइनाइड का भी नहीं आएगा। आयन परीक्षण नहीं, इसमें से कोई परीक्षण नहीं आएगा। यही इनकी खास बात है। तो परिभाषा क्या हो गई, वे लवण जो ठोस तथा विलयन दोनों में स्थायी है। ध्यान देना, ठीक है। आयन परीक्षण नहीं देते, ये क्या होते हैं, संकुल यौगिक होते हैं। ये इसमें खास बात है। लेकिन यहां फिक्स याद रखना, हो सकता है कि भाई यहां कैटायन क्या है, सामान्य है, ये अपना परीक्षण देगा, या एनायन नहीं देगा। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आ जाएं जिनके अंदर क्या हो, कैटायन क्या हो, संकुल हो, लेकिन एनायन अपना परीक्षण दे रहा हो। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूं, ये एग्जाम्पल है हमारे पास में, ठीक है। जरा इसमें देखो, इसमें Cl बाहर बैठा, हमें ये बड़े वाला ब्रैकेट जो है, कोष्टक जो है, उस पर नजर लगानी है। तो ये वाला हमारे पास आ रहा है, इसको तो कर लो अलग, ये तो हो गया हमारे पास में अलग, बिल्कुल सेपरेट कर लिया। और ये हो गया हमारे पास में Cl, 3 Cl, एक पे माइनस होता है इस तरीके से। अब 3 Cl है, एक पे माइनस है, तो टोटल माइनस कितना हो गया, 3। तो ये जो पूरा का पूरा -3 है, वो कौन बैलेंस कर रहा है, इसका +3। तो इस पे क्या चार्ज आ गया, +3। तो इसका आयनन कुछ इस तरीके से हुआ। अब इसमें परीक्षण कौन देगा, ये, क्योंकि ये क्या है, सामान्य आयन है, ठीक है। और ये क्या है, संकुल आयन है, ये परीक्षण नहीं देगा। तो हो सकता है कि किसी एग्जाम्पल में आपका कैटायन सामान्य हो, परीक्षण दे, और एनायन संकुल हो, परीक्षण ना दे। हो सकता है कि वहां पे एनायन सामान्य है, वो परीक्षण दे रहा है, और कैटायन क्या है, संकुल है, वो परीक्षण नहीं देगा। और हो सकता है कि दोनों के दोनों ही क्या हो, संकुल हो, कैटायन और एनायन दोनों ही संकुल हो, और दोनों ही परीक्षण ना दे, ये भी हो सकता है। लेकिन ये नहीं होगा कि दोनों ही सामान्य होकर परीक्षण दे देंगे, क्योंकि इसकी तो खास बात ही यह है कि ये ठोस और विलयन दोनों में स्थायी है। आप इस भाई जो लवण होते हैं वो ठोस में तो स्थायी है ही है, सारे ही, चाहे सामान्य हो, चाहे दिक् लवण हो, चाहे ये वाले हो। लेकिन सामान्य और दिक् लवण क्या थे, विलयन में आते ही मुक्त आयन दे रहे थे, परीक्षण दे रहे थे। ये विलयन बनाने के बाद भी क्या होंगे, स्थायी होंगे। जैसे यहाँ पे ये एनायन स्थायी है, यहाँ पे ये कैटायन स्थायी है, अपना परीक्षण नहीं दे रहा है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, संकुल यौगिक कहते हैं, ठीक है। और इनका स्टडी हमें क्या करनी है, इस चैप्टर में करनी है, जिसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उप सहसंयोजन रसायन बोलेंगे, ठीक है। यह है हमारे पास लवण। अब अपन आगे चलेंगे, इसमें एक कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरी है, वो अपन देखेंगे, ठीक है। इसको लिख लीजिए। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा जो चैप्टर है, या जो हम संकुल यौगिक की बात कर रहे हैं, उपसहसंयोजन यौगिक की बात कर रहे हैं, उसके अंदर एक सिद्धांत है जो शुरुआत में सिद्धांत दिया गया। उसने ये जो संकुल यौगिक हैं उनके अंदर किस प्रकार से आबंधन हो रहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा बात की गई है, जिसको हम वर्नर सिद्धांत कहते हैं। तो अब अपन पढ़ेंगे वर्नर सिद्धांत। चलिए आगे बात करते हैं हम वर्नर सिद्धांत की। वर्नर सिद्धांत जो है, इसने एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बोली है कि भाई ये जो हमारे पास धातु है, धातु जो संकुल यौगिक बनाती है, संकुल यौगिक बनाती है, उसकी दो संयोजकताएं, वैलेंसीज 2 होती हैं। एक क्या है, प्राथमिक
प्राथमिक संयोजकता और दूसरी क्या होती है, द्वितीयक संयोजकता। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वर्नर सिद्धांत है इसने कहा यह है किसी संकुल यौगिक के निर्माण पर प्रकाश डालता है। ज़्यादा कुछ तो नहीं था क्योंकि ये बहुत पहले की बात है, अराउंड 1889 के आसपास की बात है, ये 85 से। तो उस ड्यूरेशन की बातें हैं, पुरानी बातें हैं, शुरुआत की। जो हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो उनकी शुरुआत की बात है। तो उस ड्यूरेशन की अगर आप बात करो तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल नहीं थी इसके अंदर, लेकिन इसने आबंधन कैसे हो रहा है, कैसे संकुल यौगिक बन रहा है, उसकी दो संयोजकताओं की इसने बात की थी। ठीक है, एक प्राथमिक संयोजकता होती है प्राइमरी और एक द्वितीयक संयोजकता होती है। ठीक है, उसने कहा कि भाई जो प्राथमिक संयोजकता है वो क्या होती है, आयनीकृत होने वाली संयोजकता प्राथमिक संयोजकता है। ठीक है, यह है आयनीकृत होने वाली होती है तथा सामान्य धनायन ऋणायन से संतुष्ट होती है। ठीक है, ये सामान्य धनायन या ऋणायन से संतुष्ट होती है। हम बात कर रहे हैं संकुल यौगिक की, और संकुल यौगिक के अंदर केंद्रीय परमाणु, या हम बोलें कि भाई यौगिक किसने बनाया, वो कौन बनाता है, हमने शुरुआत में बात की। जो हमारे डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, संक्रमण धातुएं जो हैं, वो क्या करती हैं, वो बनाती हैं उपसहसंयोजक यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और उन उपसहसंयोजक यौगिक में उस धातु ने दो टाइप के आबंध बनाने होते हैं, एक बनाता है प्राथमिक संयोजकता से और दूसरा बनाता है द्वितीयक संयोजकता से। तो प्राथमिक संयोजकता होती क्या है, उसकी आयनीकृत होने वाली संयोजकता होती है, मतलब उससे आयन टूट करके धनायन और ऋणायन चला जाएगा। जैसे हमने अभी कुछ एक एग्जाम्पल लिए थे, फेरोसाइनाइड का लिया था, उसमें कैटायन टूट के जा रहा था, फिर हमने कोबाल्ट का लिया था, उसमें Cl- ऋणायन टूट के जा रहा था। तो वो उसकी प्राथमिक संयोजकताओं से जुड़े हुए थे जो आयनीकृत हो सकता है। ठीक है, और वो किससे संतुष्ट रहता है, वो जो धनायन और ऋणायन टूट के जा रहा था वही क्या है, उस धातु से जुड़ करके उसकी प्राथमिक संयोजकता को पूर्ण करता है। जैसे आयरन की थी, उसकी +4 जो हमारे पास में पोटेशियम था वो पूरी कर रहा था। कोबाल्ट का एग्जाम्पल लिया था, उसमें Cl- पूरी कर रहा था। तो जो आयन होते हैं धनायन ऋणायन, वो इसको पूरा करते हैं। एग्जाम्पल लेकर के देखेंगे इसको। द्वितीयक संयोजकता में देखिए, यह आयनीकृत होने वाली है तो यह आयनीकृत नहीं हो सकती है। यह है अनआयनीकृत संयोजकता है, जो लोन पेयर, आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में, जानते होंगे लोन पेयर क्या होता है। हिंदी का टर्म बहुत लंबा चौड़ा है इसका, असाजित इलेक्ट्रॉन युग्म। फर्स्ट और लास्ट टाइम है जब मैं इसको हिंदी में बता रहा हूँ, आगे से मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा, लोन पेयर। ठीक है, तो ये क्या है, अनआयनीकृत संयोजकता है जो असाजित इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर से पूर्ण होती है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने लिया NH3 के पास एक लोन पेयर होता है। ठीक है, कैसे, आप लोग देखेंगे कि नाइट्रोजन फैमिली है। नाइट्रोजन सबसे पहले आप वर्ग 12 तक, वर्ग 1 और 2 जो है एस ब्लॉक में चले गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये किस में चले गए, डी में चले गए। इसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 6 किसके होते हैं, पी के होते हैं। ये हमारे पास में आ गई बोरॉन फैमिली, एल्यूमिनियम वाली। इसके बाद में कार्बन आ गया, इसके बाद में नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन फैमिली है जिसका वर्ग 15 होता है, और इसका सामान्य आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो वो क्या होता है, वो होता है 2s2 2p3।
ठीक है, ये होता है। अब आप इसमें देखेंगे कि भैया नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 3। वो कहाँ से बनाए हैं, इन 3 इलेक्ट्रॉनों से, पी के 3 इलेक्ट्रॉनों से 3 बॉन्ड बना लिए। फिर भी इसके संयोजी कोष कौन सा होता है, बाह्यतम कोष। बाह्यतम कोष क्या है, 2 वाला, तो 2 में 3 + 2 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन से 3 सिंगल बॉन्ड बना लिए। लेकिन अब भी एक युग्म इलेक्ट्रॉनों का पड़ा है जो किसी से भी इसने साझा नहीं किया है, क्योंकि इसने 3 बॉन्ड बनाने थे हाइड्रोजन से। कैसा सहसंयोजक आबंध बन रहा है, यहाँ तो आयनित है नहीं, मतलब साझा कर रहा है इन पी के तीनों इलेक्ट्रॉनों को इसने हाइड्रोजन से साझा कर लिया, लेकिन फिर भी नाइट्रोजन के पास एक युग्म बच गया जिसको किसी से साझित नहीं किया है। इसी को हम लोन पेयर बोलते हैं, असाझित इलेक्ट्रॉन युग्म जो उसके बाह्यतम कोष में पड़ा रह गया। तो नाइट्रोजन के पास एक असाझित इलेक्ट्रॉन युग्म है, लोन पेयर है। ये लोन पेयर ये क्या करेगा, उस केंद्रीय धातु परमाणु को देगा। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था संकुल का, जिसमें आयरन का था, एक तो Fe का था, एक कोबाल्ट का था। तो उस Fe को, उस कोबाल्ट को, जो भी केंद्रीय धातु आएगा, कोई जरूरी नहीं Fe और कोबाल्ट या कुछ भी आ सकता है डी ब्लॉक में से, उनको ये लोन पेयर दिया जाता है। ठीक है, और ये लोन पेयर से द्वितीयक संयोजकता पूर्ण होती है। ठीक है, और ये लोन पेयर जब भी साझित करता है, जो देने वाला है उसको बोलते हैं लिगेंड। ठीक है, आगे चल के इसके बारे में डिटेल्ड हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, लोन पेयर होगा, वही तो देगा, वो लिगेंड हो गया। और जिसके पास नहीं होंगे वो लेगा। तो किसके पास नहीं होते, उस संक्रमण धातु के पास जो केंद्र में बैठा है, वो संकुल यौगिक को बना रहा है। ठीक है, तो ये कैसी हो गई, अनआयनित हो गई है, और यहाँ पे किससे पूर्ण होती है, उस लोन पेयर से पूर्ण होती है। अब अपन इसका एक एग्जाम्पल लेंगे, जो इसने एक्सपेरिमेंट किया, वर्नर ने जो एक्सपेरिमेंट किया, हम उसकी बात करेंगे। ये जो सब चीजें हैं उसने क्या की, एक्सपेरिमेंट से समझाई है। वर्नर का एक्सपेरिमेंट मैं लिख रहा हूं। ठीक है, यहां या इसने कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, देखो आधा हिंदी और आधा इंग्लिश में हो गया है, तो समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, इसका मतलब आप हमेशा ध्यान रखिए कि ब्रैकेट में रोमन में कोई भी चीज लिखी जाती है, रोमन आप जानते हैं ये रोमन में है, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो होती है ऑक्सीकरण संख्या। जिसके साथ भी, जिसके भी आगे ये लिखी है उसकी ऑक्सीकरण संख्या है। तो यहाँ ये कोबाल्ट के आगे लिखिए तो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या है, और ये लीजिए कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, और ये किससे संतुष्ट है, क्लोराइड से, Cl से। तो Cl कितने लगाऊंगा, क्योंकि एक Cl पे 1 माइनस होता है, यहाँ पे 3 प्लस है, उनको सेटिस्फाई करने के लिए 3 माइनस C है ना, ये फॉर्मूला हो गया इसका। ठीक है, अब फॉर्मूला भी मैं नहीं लिख रहा हूं, तो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड की अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 की उपस्थिति में किससे रिएक्ट कराना है, AgNO3 से रिएक्ट कराने पर विभिन्न उत्पाद मिले। अब अपन उन उत्पाद की बात करेंगे, उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, और उनके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज जो हैं उनको ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहला COCl3.NH3 मैंने ले लिए 6। ठीक है, डॉट का मतलब है इनके बीच में जो भी बॉन्डिंग है अंदर ही अंदर हो जाएगी, क्योंकि वर्नर से पहले, इस सिद्धांत से पहले ये जो बॉन्डिंग है उसके बारे में किसी को मालूम नहीं था। उपसय संयोजक यौगिक के बनने का जो आबंध है उसका किसी को मालूम नहीं था, इसलिए हमने यहाँ बॉन्ड नहीं लिखा है, केवल लिख दिया .6NH3। ये तो हमने एग्जाम्पल ले लिया जो इसने अभी बोला, कोबाल्ट 3rd क्लोराइड हो गया, यहाँ तक ये कोबाल्ट 3rd क्लोराइड हो गया, और अमोनिया की उपस्थिति है तो हमने 6 अमोनिया ले लिया। इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, AgNO3 से रिएक्शन करा रहे हैं। तो क्या बनेगा यहां पर, देखो इसका क्या है, आधिक्य है ना, ये इतना है, जितना चाहिए उतना ले लो, है ना, इसमें अपने को नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, यहां पर AgCl के अवक्षेप 6 बन रहे हैं, 3। तो अभी क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये एक एक्सपेरिमेंट किया कि AgNO3 का तो आधिक्य ले लिया, उसमें कोबाल्ट 3rd क्लोराइड की रिएक्शन कराई और अमोनिया भी उपस्थित है, तो AgCl के श्वेत अवक्षेप आए। कितने आए, 3 मोल। जब भी किसी रिएक्शन में आगे संख्या लिखी होती है तो इसको मोल में पढ़ना है।
यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, ये मोल है। तो AgCl के अवक्षेप कितने मोल आए? 3 मोल आए। हमें कैसे पता AgCl के आएंगे? क्योंकि हमने यहाँ पे AgNO3 लिया है, तो जब ये डाला इसके अंदर तभी अवक्षेप बना, तो श्योरली क्या होगा? Ag ने रिएक्शन की है। और ये अवक्षेप कैसे होते हैं? सफ़ेद रंग के होते हैं, और हमेशा AgCl का अवक्षेप सफ़ेद ही होता है, ये फिक्स है, हमें मालूम रहना चाहिए ये, ठीक है। तो जब इसको 6NH3 6 अमोनिया की उपस्थिति में करवाया तो 3 श्वेत अवक्षेप AgCl के बन गए। 3 बोल रहा हूं मैं, लेकिन ये 3 मोल है, ठीक है। फिर क्या किया? दूसरा टर्म फिर से इसने यही रिएक्शन करवाई, लेकिन यहाँ पे जो अमोनिया था उनको कितना कर दिया? 5, और वही AgNO3 तो अभी भी क्या है? आधिक्य में है। और यहाँ पे क्या बना? अब बनेगा यहाँ पे 2 मोल AgCl के श्वेत अवक्षेप बने। अब ये रिएक्शन इसने फिर से करवाई, ठीक है, लेकिन यहाँ इसको कर दिया 4NH3 कर दिया, ठीक है, AgNO3 अब बना 1 मोल AgCl का श्वेत अवक्षेप आया। और इसने जब किया एक और एक्सपेरिमेंट कर लिया, इसको कर दिया 3NH3। अब देखता है कि 0 अवक्षेप हो गया, श्वेत अवक्षेप नहीं आया, ठीक है। ये सिंपल सी एक कहानी है। जैसे हम बात करें कि आप सिंपल ऐसा कर सकते हैं, देखो जैसे आपने ले लिया NaCl ले लिया बच्चों, ठीक है, और इसमें आपने NaCl रहने तो जैसे आपने ये ले लिया कोबाल्ट ही ले लिया, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे? जैसे ही AgNO3 डालेंगे, ठीक है, अभी कोबाल्ट का ये जो क्लोराइड का जो विलयन है वो क्या रहेगा? रंगहीन रहेगा, कोई अवक्षेप नहीं है, जैसे पानी होता है वैसे रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही AgNO3 डालते हैं तो AgNO3 से रिएक्ट करके क्या बना लेता है? AgCl बना लेता है, और AgCl के श्वेत अवक्षेप ही होते हैं, ठीक है। ये फिक्स होता है। अवक्षेप का मतलब क्या है? जैसे दूध फट जाता है, वो उसका अवक्षेपण है, वो अवक्षेप बन गए हैं, उसके दूध का फटने का मतलब है। तो AgCl क्या है? श्वेत रंग का अवक्षेप होता है। तो जैसे ही हमने इसके अंदर AgNO3 डाला, श्वेत अवक्षेप आ गया। इसका मतलब जो AgNO3 हमने डाला था उसके Ag ने यहाँ से किसी ना किसी Cl से अभिक्रिया करके AgCl बना लिया, ठीक है, क्योंकि और किसी से अभिक्रिया करेगा तो अलग रंग का अवक्षेप आएगा, श्वेत नहीं आएगा। और अगर श्वेत आ रहा है इसका मतलब जरूर वो AgCl बना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये श्वेत अवक्षेप है। अब इसके इंटरप्रिटेशन अपन देखते हैं कि इसमें हुआ क्या है, और इससे अपन हमारी जो प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता है इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए अब जरा गौर कीजिए यहाँ पे कि ये जो AgNO3 वो तो आधिक्य में है हमारे पास में, यहाँ पे 3 मोल AgCl बना। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से जो Ag आए हैं वो 3 मिले हैं, क्योंकि 3 AgCl बन रहा है, तो 3 क्या आ गया हमारे पास? Ag आ गया AgNO3 में से, ठीक है। और AgCl में 3 ही क्या है? Cl है। गौर से देखना, इस AgCl में 3 ही क्या है? Cl है। तो Cl भी कितने आए? 3 आए। वो कहाँ से आए होंगे? यहीं से आए होंगे, और तो कहीं पे भी Cl नहीं है। टोटल 3 Cl है, और तीनों के तीनों Cl कहाँ गए? अवक्षेप में आ गए। यहाँ पे देखो 2 Cl आ रहे हैं, 2 AgCl है मतलब 2 Cl। Ag का तो कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये तो आधिक्य में है, कितना भी आ रहा है उस पर कोई हमने को टेंशन नहीं है। Cl को देखना है, यहाँ पे Cl कितने आ रहे हैं? 2, और इसमें देखेंगे यहाँ तो 3 Cl है, फिर 2 ही क्यों आए? तीसरा कहाँ चला गया? ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ कितना Cl आ रहा है? 1, वही 3 थे लेकिन अब 2 गायब हो गए। यहाँ पे 1 भी नहीं आ रहा, वही 3 थे लेकिन 1 भी नहीं आ रहा, कहाँ जा रहे हैं? तो हमें अब याद करना है 2 बातें कि हमने अभी इससे पहले कहा था कि भैया जो आयन है, जो मुक्त आयन था संकुल में, वो अपना परीक्षण दे रहा था, ठीक है, और जो संकुल में रह गया था वो अपना परीक्षण नहीं दे रहा था। समझ में आ रही बात? जैसे हमने K4FeCN6 पहला एग्जांपल लिया था फेरोसाइनाइड, उसमें पोटेशियम को मुक्त बताया था और उसका परीक्षण हमने कहा था कि ये परीक्षण देगा, ये हमने बोला था, क्योंकि वो मुक्त है। इसका मतलब ये एक परीक्षण ही तो है, ठीक है। ये अभी मैंने इधर लिखा था, देखो अगर आपको बोलता है कि भाई ये आपको अननोन है, ये नहीं मालूम, आपको एक ऐसे बोला जाएगा कि ये एक अज्ञात विलयन है लवण का, इसमें पता करो कि Cl है या नहीं है। अब हम कैसे पता करें? इससे पूछ तो सकते नहीं भैया Cl बैठा है कि नहीं बैठा है, ये तो बोलेगा भी नहीं। इसमें क्या करेंगे? AgNO3 डाल दो, AgNO3 की कुछ बूंद डाल दो। अगर श्वेत अवक्षेप दिख जाए, अगर श्वेत अवक्षेप दिख जाए तो वो जरूर किसके होंगे? AgCl के, क्योंकि Ag आ रहा है ये तो हमें मालूम है, क्योंकि ये तो हम खुद ही डाल रहे हैं, ठीक है। Ag आ रहा है
और अगर Ag आ रहा है उसके बाद भी श्वेत अवक्षेप आ रहा है तो हमें मालूम है तो Ag का AgCl ही श्वेत अवक्षेप देता है, दूसरों के साथ वो दूसरे रंग देता है। इसका मतलब इसके अंदर Cl था जो हमारे डाले गए Ag के साथ में रिएक्ट करके AgCl बन गया। तो इसी को हम बोलते हैं गुणात्मक परीक्षण, आयन का परीक्षण। और यहाँ पे श्वेत अवक्षेप आ रहा है, इसका मतलब हमें कंफर्म हो गया कि Ag तो हमने डाला था और श्वेत अवक्षेप आ रहा है, इसका मतलब वो AgCl का अवक्षेप है। मतलब Cl कहाँ से आ गया? इस कॉम्प्लेक्स में से आ गया। अब हमने कहा था कि भैया ये कोबाल्ट थर्ड है, मतलब 3 Cl है और तीनों के तीनों यहां आ गए। परीक्षण कौन देता है? सामान्य आयन देता है। इसका मतलब यहां तीनों Cl क्या है? सामान्य आयन के रूप में, जब भी तो तीनों परीक्षण देकर के बाहर आ गए। ठीक है, इसका मतलब जो प्राथमिक संयोजकता वही तो आयनीकृत होती है और आयनीकृत होगा जब भी तो आयन मुक्त अवस्था में होगा, जब भी तो अपना परीक्षण देगा। इसका मतलब यहां पर ये तीनों Cl क्या है? प्राथमिक संयोजकता से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और बाकी जो भी NH3 है वो 6 के 6 NH3 क्या है? इसकी द्वितीयक संयोजकता से जुड़े हुए हैं जिनका आयनन नहीं हो रहा। यहां देखो 3 Cl थे लेकिन आए 2। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर जो हमारे पास 3 Cl थे उनमें से 2 तो प्राथमिक से जुड़े हैं जो आयनीकृत होकर के इधर आ गए, और एक क्या है? द्वितीयक से जुड़ा है जो आयनीकृत नहीं होता है। यह निश्चित होती है, ध्यान रखना, निश्चित होती है, यह निश्चित होती है। ठीक है, जो हमारे पास केंद्रीय धातु है ना उसके ऊपर ये फिक्स रहेगी कि कितनी रहनी है, 6 है, 5 है, 4 है। और जनरली जो हमारे पास में चैप्टर है उस चैप्टर के अंदर हम बात कर रहे हैं वो कितने की बात करेंगे? हम बात करेंगे हार्डली 5 और 6 और हार्डली 4 भी उसमें आ सकती है। तो द्वितीयक संयोजकता 4, 5 और 6, ये 3 द्वितीयक संयोजकता के एग्जाम्पल्स ही हमारे इस चैप्टर में आएंगे। तो यहां पे क्या हुआ? ये तीनों Cl बाहर आ रहे हैं, इसका मतलब ये प्राथमिक संयोजकता से जुड़े हुए हैं, बाकी सब क्या है? द्वितीयक संयोजकता से जुड़े हुए हैं। और हमने कहा कि द्वितीयक संयोजकता निश्चित होती है। कोबाल्ट की कितनी होती है? 6 होती है, फिक्स है। मतलब अब मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। देखो पहले वाले का डायग्राम यहाँ है, ये कोबाल्ट हो गया। कोबाल्ट की द्वितीयक संयोजकता क्या है? कितनी है? फिक्स है, 6 फिक्स है। ठीक है, और जो द्वितीयक संयोजकता होती है, देखो नाम देखो यहाँ, उप सहसंयोजक यौगिक, मतलब ऐसे यौगिक जिनके अंदर उप सहसंयोजक आबंध उपस्थित है। और आपने 4th चैप्टर क्लास 11 आपने पढ़ा होगा रासायनिक आबंधन, उसमें लास्ट बॉन्ड पढ़ा होगा, आबंध का प्रकार उसमें आता है उपसहसंयोजक यौगिक, मतलब डेटिव बॉन्ड इसको बोलते हैं। ये ऐसे एरो से देखो, यहाँ पे मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ। कोबाल्ट तो हमारा केंद्रीय परमाणु हो गया धातु। ठीक है, इसकी द्वितीयक संयोजकता कितनी फिक्स है? 6 फिक्स है। इसका मतलब ये क्या करेगा? 6 उपसे संयोजक आबंध तो बनाएगा, वो पहले इसके साइड में बना दिए हमने, ये 6। और जब 6 होते हैं, देखो इनकी स्ट्रक्चर भी निश्चित होती है, ऐसे मनमर्जी से नहीं जोड़ सकते कि इस 6 के 6 एक साइड में लटका दिए, इधर की इधर ही कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसकी स्ट्रक्चर फिक्स होती है। तो 6 होते हैं तो अष्टफलक की स्ट्रक्चर होती है और उसके अंदर इस टाइप से बॉन्ड बनते हैं। द्वितीयक संयोजकता जो आयनीकृत नहीं हो सकती वो होती है, वो फिक्स होती है। कोबाल्ट है, कोबाल्ट में 6 होती है, वो किससे बनती है? लोन पेयर से बनती है। और इसमें लोन पेयर कौन दे सकता है? ये नाइट्रोजन दे सकता है। तो ये जो 6 अमोनिया है उन्होंने क्या कर लिया? इस कोबाल्ट से जुड़ गए, और किससे जुड़े? वो द्वितीयक संयोजकता से जुड़े हैं। ये सभी द्वितीयक संयोजकता से जुड़े। तो ये क्या है? ये है आपकी द्वितीयक संयोजकता। ठीक है, अब बात आती है कि भैया यहाँ पे 3 क्लोराइड जा रहे हैं, इसका मतलब ये तीनों के तीनों प्राथमिक संयोजकता से जुड़े हुए हैं। इनको आप ऐसे शो कर दीजिए, एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl, ये है प्राथमिक संयोजकता। अब हमें यह ध्यान रखना है कि भैया कोबाल्ट की 6 होती है तो पहले उसको 6 तो दे दो। ये हमने 6 दे दिए, उसके बाद जो बचे वो सारे प्राथमिक संयोजकता में दे दिए। ठीक है, और यहाँ पे हमें मालूम चल रहा है कि 3 Cl चाहिए थे। यस, 3 Cl ही क्या आ रहे हैं? प्राथमिक में आ रहे हैं, क्योंकि 6 हमने इसको ऑलरेडी दे दिए हैं। ठीक है, तो ये जो तीनों है ये आयनीकृत हो रहे हैं और बाहर आ रहे हैं AgCl के रूप में, और ये नहीं छेड़ सकते अपन। ठीक है ना, इसका आयनन आप देखोगे ना, इसका आयनन देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ आयनन भी। कोबाल्ट NH3 तो कितने हैं? 6। और मैंने क्या कहा था? अनायनित कौन रहता है? जो इस स्क्वायर ब्रैकेट में, इस कोष्टक में रहता है, वो आयनीकृत नहीं होता है, तो ये आयनीकृत नहीं होगा। ठीक है, और बाहर कौन चला गया? 3 Cl चले गए, एक माइनस में है, तो इसके ऊपर कितना प्लस आ जाएगा? इस पूरे संकुल पे +3। ये है इसका सिस्टम। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ रहा है ये।
अब इसका मैं वहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, उससे आपको और भी समझ में आ जाएगा कि क्योंकि यहाँ तो तीनों के तीनों ही क्या है, प्राथमिकता से बाहर जा रहे हैं, तो ये बाहर नहीं जा रहा है इसमें से एक, देखो 3 थे 2 ही जा रहे हैं, एक रह रहा है। कहाँ रह रहा है, कैसे रह रहा है, उसकी अपन बात करते हैं। सेकंड वाले का स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ। आबंध ये डेटिव बॉन्ड है। 12th की रनिंग क्लास में अपन इन आबंधों की बात नहीं करेंगे। अपन अगर आबंधों में इनमें दिक्कत आती है तो आप सेपरेटली पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो सेकंड वाले को मैं बना रहा हूँ, इसको देखना, ठीक है ना। सेकंड वाले में देखो वही कोबाल्ट हमने लेना है। कोबाल्ट के कितने बॉन्ड होते हैं, डेटिव बॉन्ड, उपसय संयोजक बॉन्ड जो द्वितीयक संयोजकता में आता है और निश्चित होता है, हमने बोला कोबाल्ट का फिक्स है 6 होते हैं, मैंने 6 बना दिए, ये लीजिए इसमें मैंने 6 बना दिए। लेकिन कौन कौन जुड़ेगा, पहले तो वो जो लोन पेयर के दाता है, यहाँ देखो अमोनिया कितना है, 5 ही है यहाँ पे, ये NH3 5 है, फिक्स है। अब NH3 अगर 5 है तो मैं इसको पहले 5 NH3 यहाँ दे देता हूँ, 1 2 3 4 और ये 5। अब भैया इसकी सेकेंडरी वैलेंसी द्वितीयक संयोजकता का एक वैलेंसी खाली रह गई है और 5 से ये नहीं काम चलेगा, इसको पूरे 6 चाहिए। तो फिर क्या करेगा, ऐसे केस में क्या करेगा, इन 3 Cl में से एक Cl को क्या करेगा, द्वितीयक संयोजकता के रूप में जोड़ लेगा। ये जोड़ लिया, ये लो, ठीक है। अब कितने Cl बचे, 2, उन दोनों को ये लो, एक Cl यहां जोड़ दिया, एक Cl यहां जोड़ दिया। ये प्राइमरी वैलेंसी से 2 Cl जुड़ गए, तो ऑब्वियसली रिएक्शन के बाद में कितने Cl बाहर जाएंगे, 2 ही जाएंगे, क्योंकि प्राथमिक संयोजकता से 2 ही Cl जुड़े हैं और जो प्राथमिक संयोजकता से जुड़ते हैं वही आयनीकृत होते हैं, क्योंकि हमने साफ साफ लिखा है यहाँ की ये आयनीकृत होने वाले हैं। यही अपना परीक्षण देंगे, यही बाहर जाएंगे आयनीकृत होकर के, ठीक है। और ये Cl जो है वो कैसे आ गया, अब द्वितीयक संयोजकता में आ गया, क्योंकि द्वितीयक संयोजकता को पूरी करने वाले NH3 5 ही रह गए थे, एक कम पड़ गया था, तो एक यहां से इसके अंदर काउंट हो गया और वो बाहर नहीं आएगा, इसीलिए 2 ही आ रहे हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं, देखो NH3 4 ही रह गए, हमें तो टोटल 6 चाहिए, तो 2 Cl को इसने इधर एडजस्ट कर लिया, 6 हो गए, बचा एक Cl बाहर जा रहा है। यहाँ पे 3 ही रह गए, तो 3 और 3 6, टोटल द्वितीयक संयोजकता जितनी पूर्ति हो रही है, तो बाहर एक भी Cl नहीं जा रहा है, क्योंकि सारे के सारे क्या हो गए, अंदर सेकेंडरी वैलेंसी में कंज्यूम हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द्वितीयक संयोजकता कितनी है, 6। द्वितीयक संयोजकता तो हमेशा 6 ही चलेगी, क्योंकि फिक्स होती है ना वो, तो ये सेकेंडरी वैलेंसी है। द्वितीयक संयोजकता कितनी है, 6। इसमें देखो ये प्राथमिक कितनी होगी, प्राथमिक इसमें कितनी है, 2, ये देखिए, ठीक है। इसमें ये प्राथमिक जो है, ये प्राथमिक जो है 3 है, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है 1 2 और 3, ठीक है। ऐसे ही आप इसमें चलोगे तो इसमें 0 हो जाएगी प्राथमिक, और द्वितीयक तो वही हमेशा 6 चलेगी, क्योंकि कोबाल्ट है तो कोबाल्ट के लिए फिक्स रहेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट करके इसका ये जो निष्कर्ष था, उसके आधार पे इसने कहा कि भैया आपके पास सहसंयोजक यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो क्या करता है, उपसह संयोजक आबंध एरो वाले, इनसे किसको जोड़ लेता है, इनसे लिगेंड को जोड़ता है जो लोन पेयर दान कर रहा है, और वो होती है इसकी द्वितीयक संयोजकता। इसका आयनन नहीं होता, ये निश्चित होती है, और लोन पेयर के द्वारा आप इसके अंदर ये जुड़ती चली जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसने कहा कि जो प्राथमिक संयोजकता है वो क्या है, आयनीकृत होने वाली है, और वो अपना आयन परीक्षण देती है। तो ये है, इसने प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता के बारे में बोला है। ये वर्नर का सिद्धांत है, और इसी सिद्धांत के आधार पे इसने सहसंयोजक यौगिक के बनने की बात बोली है, ठीक है। तो इसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसके कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और इसके नामकरण की बात करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। चलिए इसको उतार लीजिए। थैंक यू वेरी मच।